लिखिए ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना आज थर्ड क्लास में। ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जरा समझते हैं कि वेक्टर के एडिशन का ये ट्राइंगल लॉ क्या है ना? क्या है ट्राइंगल लॉ? किसी को पता है? बता सकते हैं? अच्छा, हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आपको मालूम चल जाएगा। स्टेटमेंट लिखेंगे तो मालूम चलेगा। देखो क्या स्टेटमेंट, अगर बात करें यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ इतना बात बताए थे ना कि इसका यूज कहाँ करते हैं? टू वेक्टर को ऐड करने के लिए करते हैं ना। टू वेक्टर का एडिशन होगा, टू वेक्टर्स का एडिशन होगा, इससे ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट ये बताते हैं, देखो क्या लॉ बताता है, इफ टू वेक्टर्स, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, magnitude and direction by the two sides, by the two sides of a triangle taken in same order, taken in same order। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लिखते फिर बात करते हैं। टेकन इन सेम ऑर्डर, then the third side, then the third side must represent the resultant of two vectors in opposite direction। देखो इसका स्टेटमेंट, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order। सेम ऑर्डर का मतलब होता है एक हेड के बाद एक टेल स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। अगर दो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें कैसे? बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड में टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। कोई भी दो वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ट्राइंगल के टू साइड में रिप्रेजेंट करें, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में। तो थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। जैसे ऐसे देख लो, अभी सपोज करो एक वेक्टर ए है ऐसे, और ये दूसरा वेक्टर ऐसे बी है। तो अगर ये टू वेक्टर रिप्रेजेंट, टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब, सेम ऑर्डर क्या होता? सेम ऑर्डर का मतलब है कि हेड के बाद टेल स्टार्ट हो। सेम ऑर्डर का मतलब है कि हेड के बाद टेल स्टार्ट हो, उसको बोलते सेम ऑर्डर। ये होगा सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। देखो तो अभी क्या है ना कि यहाँ हेड खत्म हो रहा है, दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है। तो दो वेक्टर को अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड में टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में। थर्ड साइड या क्लोजिंग साइड बोल सकते हैं। अब थर्ड साइड तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर से जाएगा। ये जो थर्ड साइड है ये इसका रिजल्टेंट बताएगा आर। थर्ड साइड मस्ट गिव द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ऐसा। अभी वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये उसका रिजल्टेंट है थर्ड साइड। आ रही बात समझ में? देखो ये दो वेक्टर्स को हम ट्राइंगल के टू साइड में दिखा, हमको पता है ट्राइंगल में थ्री साइड होता है, टू साइड को दिखा दे टेकन इन सेम ऑर्डर। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, सपोज करो एक वेक्टर ऐसे ऐसे ये
दूसरा वेक्टर इधर आया बी, ये सेम ऑर्डर में है, ये सेम ऑर्डर में है, तो ये इसका रिजल्टेंट है आर। ठीक है, अगर दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड में, ठीक है, और ट्राइंगल का टू साइड में क्या करेंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में करेंगे। तो जो थर्ड साइड है ना, अभी इसका ओबी रिजल्टेंट बता रहा, इसका रिजल्टेंट कौन बता रहा है, यहां भी ओबी बता रहा है। ठीक है, इस डायग्राम को हम समझे ट्राइंगल लॉज से, तो क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान देना। अब ये ट्राइंगल लॉज का बात करेंगे तो क्या जाने वाला, देखो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, देखो ओ ए कितना हमारा, ओ ए हमारा वेक्टर ए बी हमारा कौन है, वेक्टर बी, और ओ बी हमारा वेक्टर आर है। ठीक है, मतलब शॉर्ट में आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ, ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। ठीक है, तो फिर से बता दे, ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड में, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में, देन द थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है वो क्या बताएगा, थर्ड साइड मस्ट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट बताएगा, चाहे इस डायग्राम हो या ये डायग्राम हो, कहीं भी आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। सेम ऑर्डर का मतलब था जिसका हेड जहां खत्म होगा दूसरे का टेल वहां शुरू होगा, तो ये वेक्टर यहां है, ये वेक्टर यहां, ये इसका रिजल्टेंट बताएगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हुआ, ओ ए प्लस ए बी, ये ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे बात समझ में, इसको हम लोग ट्रायंगल अभी बात करेंगे कि आप बोलेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है, तब स्केलर फॉर्म नहीं है, वेक्टर फॉर्म। अब इसका कोई मैग्नीट्यूड बोले तो बोले सर यार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेट मीन्स ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फाइंड करना पड़ेगा, और आपको मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना पूरे चैप्टर में। यानी इस वेक्टर फॉर्म से न्यूमेरिकल्स क्या बनेगा, इससे तो यही बनेगा कि दो ट्राइंगल दिया या इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम बनेगा उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और मैग्नीट्यूड फाइंड करके फॉर्मूला लाएंगे कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ये न्यू फॉर्मूला अभी हम लोग फाइंड करेंगे, पता करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट था, लिखिए इसको, स्टेटमेंट लिखिए। देखो बोलते एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो अब एनालिटिकल मेथड का यूज करते दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अब ध्यान देना, ये कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो दो वेक्टर्स कुछ एंगल पर हो, सपोज करो दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। मान लो ऐसा, जे एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर मान लो यहां पर ऐसे। अब इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दो, मान लो दूसरा वेक्टर ऐसे, कुछ तो एंगल बनेगा इसके बीच में, बनेगा ना।
तो दो वेक्टर इंक्लाइंड है तो कुछ एंगल बनने वाला। मान लो एक वेक्टर ऐसे ही है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच कुछ तो एंगल बनने वाला है, थीटा एंगल बन रहा है जैसे यहां पर। अभी इसका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, ये ओ, ए और ये बी। अब ये वेक्टर भी है आपका और ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है, एंगल ए और बी के बीच में है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो क्या करते हैं हम लोग, एंगल ए और बी के बीच में है तो यहां पर हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं और ये थीटा एंगल बना देते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब एंगल बाहर है, एंगल ए और बी के बीच में, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते इस तरीके से, कुछ इसका नाम दे दो, मान लो बीसी। देखो ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, थोड़ा ध्यान देना, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। बताओ यहां ओ ए क्या हमारा वेक्टर है, ए बी क्या हमारा, ए बी हमारा वेक्टर बी, तो ओ बी क्या हुआ, ओ बी हमारा हुआ वेक्टर, ये ओ ए प्लस ए बी, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो इसका स्केलर फॉर्म हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना, और मैग्नीट्यूड फाइंड करना वेक्टर फॉर्म में करना है ना। किस फॉर्म में फाइंड करना? वेक्टर फॉर्म में। अब देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे कर रहे हैं, ये बी से सी, ओ ए को सी पर प्रोड्यूस किए, क्या बोल रहे हैं देखो, ओ ए प्रोड्यूस एट सी, ओ ए प्रोड्यूस एट सी, फिर हम बोलते हैं बी सी परपेंडिकुलर ओ सी, और बी से सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। मतलब ट्राइंगल तो यही था ओ ए बी, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया, ठीक है। और ए और बी के बीच के एंगल को थीटा ले लिया, थीटा को यहां ले लिए, ठीक है। अब देखो कुछ मैथमेटिकल टर्म ध्यान देना, बोलते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान से समझना, बोलते हैं इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बी सी ए। देखो तो बी सी ए कहां दिखाई दिया, ट्राइंगल बी सी ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। अरे बात समझ में, बताना इस ट्राइंगल में ध्यान देना, पूछते हैं कुछ बात, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा बताओ, कॉस थीटा बी बाई एच। आप पढ़े हो ना कॉस थीटा बी बाई एच, पढ़े हो कि नहीं? तो बताओ थीटा यहां, ये थीटा कॉस थीटा बी बाई एच, थीटा यहां बेस कौन हुआ ए सी, और बाई एच कौन हुआ ओ बी। अब देखना कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ओ बी, क्या बोले, ए बी होगा, बिल्कुल सही। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बेस हमारा ए सी नहीं पता हम, और ए बी हमारा क्या है, वो वेक्टर बी। आप बोलोगे सर ए बी को आप वेक्टर बी लिए, बिल्कुल ए बी को वेक्टर बी लिए, ठीक है। अब जब भी एंगल का बात करेंगे ना, जब भी कहीं एंगल का बात करेंगे तो वेक्टर का साइन हटा देंगे, वो स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड फॉर्म में चलाएगा। नहीं समझ में आया? पढ़े ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, साइन कॉस टेन, सिंपल बात है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, है ना। वो मैथ नहीं है, जिसका बायो है इसका मतलब ये नहीं कि पी बी एच नहीं समझना। ये एंगल बन रहा, तो ये सामने वाला कौन है बताओ, परपेंडिकुलर, और ये कौन है बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो पी बी एच, तो साइन थीटा पी बाई एच बी सी बाई ए बी, कॉस थीटा बी बाई एच ए सी बाई ए बी। तो ए सी नहीं पता, अब ए सी इजिकल टू क्या निकल गया, तो ए सी इजिकल टू निकल गया बी कॉस थीटा, क्या निकल गया, ए सी इजिकल टू बी कॉस थीटा, मिल गया ना बी कॉस थीटा। मतलब करना क्या हमको ये जो अपने मन से ए सी को प्रोड्यूस किए, जो बी से सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इन दोनों का वैल्यू मैथमेटिकल टर्म पे फाइंड करना। ध्यान देना, इसी ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, बी ए सी, इसी ट्राइंगल में बी ए सी एंगल यहां बन रहा था बी ए सी, इसी बी ए सी ट्राइंगल में ध्यान देना साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पी बाई एच, थीटा यहाँ पी कौन है बी सी बाई क्या होगा, बी सी बाई कौन होगा ए बी होगा।
बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू, सही लिखे ना, देख लेना, बी सी पी बाई एच, बी सी हमको पता नहीं और फिर से ये बी निकला, तो बी सी का वैल्यू क्या निकल गया बताओ, बी सी का वैल्यू निकल गया बी साइन थीटा। बताओ तो अभी ए सी का क्या वैल्यू निकला था, ए सी का वैल्यू निकला बी कॉस थीटा, बी सी का वैल्यू क्या निकला बताओ, बी सी का वैल्यू निकल गया बी साइन थीटा। अब देखो इसके बाद क्या बोलते हैं, बोलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी का बात करें, ओ बी सी, ये ओ बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बताओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बोलना, ओ सी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी सी स्क्वायर। ध्यान देना, अब डायग्राम समझना, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी स्क्वायर प्लस क्या हुआ बी सी स्क्वायर, एकदम सिंपल बात है। ओ बी हमारा आर, जे आर का स्क्वायर, ओ सी हमको नहीं पता, ओ से सी हमको नहीं पता, ओ सी को हम क्या किया देखो, ओ ए प्लस ए सी उसका होल स्क्वायर प्लस ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी हमारा बी, हाँ बी सी तो बी सी स्क्वायर है। अब रखते हैं वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो ओ ए कितना, ओ ए हमारा क्या है ए, ओ ए हमारा क्या है ए प्लस ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा क्या है बोलो, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस अगर हम करते हैं तो हो गया टू ए बी, अगर करें तो टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या हुआ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस ये क्या हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो अब हमारा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रूट अंडर, स्क्वायर को भेज दिया उधर, ए स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर और तब लिखेंगे टू ए बी कॉस थीटा। मतलब हमारा रिजल्टेंट क्या निकल गया बोलो, आर इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट अंडर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या निकल गया टू ए बी कॉस। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, वो रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस। समझ में आ रहा बात। अभी इसका कुछ स्पेशल केस भी करना, देखो ये हो सकता है डेरिवेशन आपको पूछे नहीं पूछे अलग बात है, बट आपको डिराइव समझना है, सिलेबस का पार्ट है, नोट करिए इसको। तो देखो हो गया यहाँ पर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। देखो जो रिजल्टेंट है ना, ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, यहाँ कुछ एंगल मान लेंगे अल्फा, अल्फा क्या मानेंगे, तो ये अल्फा क्या है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता रहा, ठीक है, मतलब यहाँ डायरेक्शन का एंगल ये है, तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन को हम अल्फा मान लेते, कुछ और बीटा भी कर सकते हो कंसीडर, ऐसा यहाँ थीटा था तो यहाँ हम अल्फा ले लिए। देखो ध्यान देना, तो क्या लिखते हैं समझ में, इस डायग्राम में यहाँ अल्फा दे दो एक, उसी डायग्राम में फिर से नहीं बनाना, सेम डायग्राम में, और हम बोल देते लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो देखो जब भी डायरेक्शन का एंगल निकालोगे ना तो टेन अल्फा निकालना, तुमको ध्यान में रखना, जब भी डायरेक्शन का एंगल निकालोगे तो टेन अल्फा होगा, ठीक है। वो टेन क्यों होगा सर, ऐसा टेन ही क्यों होगा, टेन इसलिए होगा क्योंकि सामने में परपेंडिकुलर और बेस है और पी बाई बी टेन होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या है टेन अल्फा। अब टेन अल्फा टेन थीटा पी बाई बी, सामने में परपेंडिकुलर है बी सी और ये है ओ सी, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी सी बाई ओ सी। अब देखो टेन अल्फा ये बी सी और ओ सी के बदले क्या लिखेंगे ओ ए प्लस ए सी, क्या लिखेंगे ओ ए प्लस ए सी, ये बी सी है
और ये हो गया ओसी, ओसी में ओए प्लस एसी, ध्यान देना। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया बताओ, बीसी का वैल्यू कितना, तो आप अभी निकाले थे बीसी का वैल्यू बी साइन थीटा बाई ए प्लस इसका वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मान लो ये पूरा सॉल्व करके, ये पूरा सॉल्व करके वैल्यू आ जाए √3, सपोज करो पूरा सॉल्व करके वैल्यू आ जाए √3, तो मैथमेटिक्स में टेन अल्फा इज इक्वल टू √3 60 का वैल्यू है, तो अल्फा 60 डिग्री हो गया, है ना। 1/√3 आया तो 45 ये 30 डिग्री, 1 आया तो 45 डिग्री, कुछ और आया तो उसको फिर एक्सप्रेस करेंगे अनदर वे में, ठीक है, देखेंगे ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। बट ये टेन अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया बताना, बी साइन थीटा बाई क्या हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान देना, अब देखो, अब यहाँ बाबू जो आया वैल्यू आपका आर, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आया क्या मिला, आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान देना, एक बार समझ लो, इसको समझ में नहीं आया तो फिर से बोलते, ये अल्फा क्या है, ये डायरेक्शन का एंगल बता रहा, एंगल ऑफ डायरेक्शन किसका, रिजल्टेंट का, यानी रिजल्टेंट यही है ना फाइनल आंसर, इसका जो कितने डिग्री के एंगल पर है वो बता रहा। तो P बाई बी, सामने में परपेंडिकुलर ये BC और बेस हो गया OC, BC बाई OC। अब ये BC OC के लिए हम क्या किए, OA प्लस किए AC, OA प्लस AC, BC का वैल्यू B साइन थीटा, A प्लस B कॉस थीटा, इस तरह से ये डायरेक्शन का एंगल मिलेगा। देखो अब R इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या मिला, एक बार और देख लो, a² b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी ध्यान देना, स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केस में क्या करते हैं, मतलब आज का क्लास हमारा थ्योरी का, तीनों लॉज करेंगे हम लोग, ट्राइंगल लॉ, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन का लॉ करेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर ले तीनों एडिशन का, फिर हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। तो पहले समझते हैं, पैरेललोग्राम का लॉ भी अभी पढ़ाएंगे, बट अभी देखो स्पेशल केस में क्या बोलते हैं। नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 का मतलब हुआ डेट इज both vectors a and b are along the same direction। देखो ये थीटा 0 डिग्री का मतलब हुआ कि जो बोथ वेक्टर a और b है वो सेम डायरेक्शन है। कहने का मतलब ऐसे कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और ये थीटा 0 डिग्री है, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका एंगल को हम लोग, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा 0 डिग्री होगा। क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। अब ध्यान देना, आर क्या मिलने वाला, आर इज इक्वल टू √, बोलना है a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता, बोल रहा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता, 1 होता। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। डेट मीन से क्या हो गया बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर क्या निकल गया, a प्लस बी। मतलब दो वेक्टर को ऐड कर दोगे सिंपली जब थीटा 0 डिग्री होगा। अगर आपसे बोल दे कि किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहा है, एक 5 न्यूटन एक 7 न्यूटन का, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा, तो 12 न्यूटन डायरेक्ट बोल सकते हो, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी देखो ये फर्स्ट केस हुआ, समझ में आ रहा बात। केस 2 देखो, केस 2 में बोलते व्हेन थीटा क्या है, व्हेन थीटा हमारा 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का मतलब हुआ कि दैट इज बोथ वेक्टर्स, बहुत लोग ना बोलते रहते थ्योरी इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना। अरे ये वेक्टर चैप्टर पहली बार 11 के बच्चों को मिला पढ़ने के लिए, आज के बाद वो 9 में 10 में इतना डिटेल्स में कभी नहीं पढ़े। अगर उनको डिटेल्स में थ्योरी नहीं बताया जाएगा तो उनका कॉन्सेप्ट कभी लाइफ में क्लियर नहीं होगा, फिर वो कभी अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में जितना डिटेल्स अभी आप देख रहे हो वो 9-10 में नहीं मिला आपको। तो आपको ना पूरा एक एक बात, छोटा छोटा बात लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप इसका अच्छा अच्छा प्रॉब्लम आप बना पाएंगे और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट। सिर्फ वही नहीं पढ़ते जो एग्जाम में आता हो, ठीक है, जो नहीं भी आता वो पढ़ते हैं। पढ़ने का एक तरीका अपना अलग होना चाहिए, इसलिए हम ना पूरा डिटेल्स पहले करवा रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बता रहे हैं, तो डेट इज बोथ वेक्टर्स क्या होगा बताना, बोथ वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, बताओ अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका मतलब एक वेक्टर अगर ए इधर है तो बाबू एक दूसरा वेक्टर बी इधर है, एक वेक्टर इधर ए है तो दूसरा वेक्टर बी, उल्टा है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है। देखो ऐसे ए इधर जा रहा तो बी इधर जा रहा, दोनों का हेड अलग अलग है, मतलब यहाँ थीटा 180 डिग्री का बन रहा है, ये 180 का बन रहा है, ठीक है। मतलब कहीं एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, दूसरा इसका ऑपोजिट पे इसी पॉइंट से इधर है, तो क्या होना, थीटा 180 का बनना, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, ठीक है। आप प्रोटेक्टर में देखना एक तरफ 0 180 होता है, जब भी डायरेक्शन सेम हो थीटा 0 डिग्री, जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो थीटा 180 डिग्री। अच्छा बताओ r इज इक्वल टू अगर रखते हैं वैल्यू तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है बाबू, थोड़ा दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो फिर देखना मोबाइल में दिख रहा, अच्छा तो क्या होगा कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 होता -1, क्या होता है -1, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्या हो गया -2ab। देखो इसका यहाँ लिख दें, समझ में आएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो -ab का क्या निकल गया, ये फॉर्मूला मिल गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर a माइनस बी का जब होल स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे तो रिजल्टेंट मिल गया आपका a माइनस, ये दूसरा केस। तो पहला केस में क्या बात आया, हाँ अब b माइनस ए भी हो सकता है, बट यहां पर तो फॉर्मूला हमारा आया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप बोले ना कि b माइनस ए भी हो सकता, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर सुन लो। देखो मान लो a माइनस बी किसी पॉइंट पर ऐसा हो, ये समझ रहे हो बात ना। देखो इसका क्वेश्चन है कि सर a माइनस बी के बदले b माइनस ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किस केस में होगा समझ लो। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इधर एक F1 फोर्स लगता है, इधर F2 लगता है। अब ये बात पक्का है ना, फोर्स वेक्टर है और ये डायरेक्शन अपोजिट है, इसका कोई नेट फोर्स हमसे बोले तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू या तो F1 माइनस F2 हो सकता है या F2 माइनस F1 हो सकता है। अब कैसे, किसमें से किसको माइनस करेंगे ये हमको समझ में नहीं आ रहा, तो बस याद रख लो कि जिसका वैल्यू बड़ा है उससे छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है F1 माइनस F2, अगर F2 ग्रेटर देन F1 है देन F2 माइनस F1। तो a माइनस बी है, b माइनस ए भी हो सकता है, अगर जिस वेक्टर में जो लार्जर वैल्यू होगा उसमें स्मॉलर वाले को माइनस करेंगे, ये बात हमको ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में, a माइनस बी के प्लेस में b माइनस ए भी हो सकता है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, b का वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए, क्लियर है ना, b का वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर वो माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा ना, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ज्यादा हमसे कम माइनस करना, ठीक है। और अगर माइनस में कोई वैल्यू आता तो मैग्नीट्यूड बोल के प्लस होता, खैर वो कॉन्सेप्ट अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन अभी जो आप पूछे उसका आंसर, तो दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या मिलने वाला, आर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला बोलो, ए माइनस बी, क्या मिलने वाला, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से निकल गया ए माइनस बी, ठीक है। अब ये एक थर्ड केस भी है, थर्ड केस में थीटा 90 लेना, क्या लेना, थीटा 90, बट नोट करो इसको जरा सा, फिर करते हैं, क्या बोले, हाँ मोड लगा सकते हैं। थर्ड केस इसका क्या हो जाएगा, इसका थर्ड केस हम लोग बात करें, ये सेकंड केस का था ए माइनस बी, थर्ड केस बात करें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बोथ वेक्टर्स a and b are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है बात, बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90, देखो ऐसे, अभी मान लो ये ए और ये बी और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फिर r इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 जीरो, r का वैल्यू क्या हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थर्ड केस हो गया।
लिख लो इसको, है ना, ये थर्ड केस हुआ। अभी आप बोल दोगे कि सर अगर 45 हो तो 30 हो तो फिर ना स्पेशल केस का जरूरत नहीं, फिर आप यहाँ थीटा का प्लेस में 45 लिखना, 60 रखना, 30 रखना, जो पूछे वो देना, ठीक है, पूरा होगा। स्पेशल केस हम लोग 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री यही बात करते हैं, ये तीनों स्पेशल केस हमारा। ठीक है, हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहां, ध्यान दें तो बाबू ये हो गया लॉज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा क्या था, सेकंड क्या था बताओ? हाँ, सेकंड था लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। लिखिए स्टेटमेंट उसका, लिखो सबसे पहले नंबर 2 लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ट्राइंगल लॉ से ज्यादा यूज पैरेललोग्राम का लॉ होता है, ऐसे दोनों यूज होता है बट ज्यादा केस पैरेललोग्राम का ही है, ठीक है। यहां से भी हम लोग दो वेक्टर को ही ऐड करते हैं, टू वेक्टर का ही एडिशन करते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखते फिर हम बात समझाते हैं। स्टेटमेंट आप मेरे साथ लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram। क्या होता है एडजेसेंट साइड्स? जो एक ही पॉइंट से दोनों को ड्रॉ करे, है ना, है ना, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, then the diagonal must represent the resultant of two vectors, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते कैसे, बाय द टू कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करे। देन द डायगोनल मस्ट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर का डायगोनल बताएगा, ठीक है ना, डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का। अब देखो ये क्या बात है भाई, यहां से भी टू वेक्टर को ऐड करना। अब ध्यान देना, ये क्या स्टेटमेंट बता रहे, देखो टू एडजेसेंट साइड्स तो ऐसे हुआ ना, अगर इस पॉइंट से वेक्टर ए इधर जा रहा है तो यहां से बोल दे एक वेक्टर बी इधर जा रहा है, ऐसे हो गया। एक ही पॉइंट से वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे, ठीक है ना, ये वेक्टर है ये वेक्टर बी, कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किए, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ऐसे। अभी इसका रिजल्टेंट फाइंड करना। अभी ऐसा नहीं कि ऑर्डर में नहीं है, हेड के बाद टेल, ऐसा नहीं है। अगर हेड के बाद टेल हो तो ट्राइंगल लॉ, ठीक है। स्टेटमेंट देखना कहां ट्राइंगल लॉ देना है और कहां हमको पैरेललोग्राम का लॉ देना है, स्टेटमेंट हमको पता होना चाहिए, ध्यान देना। अब इस कॉमन पॉइंट से एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर, ये कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर ड्रॉ किए, तो डायगोनल इसका ऐसे आएगा, ये डायगोनल है इसका। अब इस लाइन को मिला दें ऐसे, यहां से इस लाइन को मिला देंगे यहां से,
तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब ये ओ ए, मान लो ओ ए इधर, ओ बी इधर, ये सी सपोज करो, तो ये ए वेक्टर जितना था उतना ही ये वेक्टर ए आमने सामने का साइड इक्वल हुआ, ये जितना वेक्टर था वो भी हुआ। बट यहाँ कॉन्सेप्ट ये है ना कि इसी पॉइंट से एक इधर गया एक इधर गया, इस कॉमन पॉइंट से ड्रॉ अलग अलग डायरेक्शन में हुआ, इस दो साइड को एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। तो ये डायगोनल जो है ना वो उसका रिजल्टेंट बताएगा, डायगोनल, और इसके बीच का एंगल ये थीटा होगा पूरा, ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अल्फा होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अल्फा होगा, ये थीटा होगा। ध्यान देना, मतलब यहां पर क्या बता रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम बात करें, यहां बात कर ले कि अकॉर्डिंग टू, है ना, तो लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, तो देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का बात करते हैं तो क्या होने वाला, ध्यान देना, जे ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब ऐसा नहीं करना, इसमें ध्यान देना, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब कोई बोलेगा सर ऐसा करते ना, ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, तब तो ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम का लॉ नहीं है, फिर वो गलत होगा। फिर ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल लॉ का बात करिए, यहाँ हाँ इक्वल है आमने सामने के साइड, बट जो स्टेटमेंट है, बाय स्टेटमेंट क्या समझा रहे ये बात, ये ओ ए ये ओ बी, ये कॉमन पॉइंट से ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। एक इस पॉइंट से इधर ड्रॉ हुआ, एक पॉइंट इधर से इधर ड्रॉ हुआ, ये इसका रिजल्टेंट हुआ। ओ ए हमारा वेक्टर ए, ओ बी हमारा वेक्टर बी, और ओ सी हमारा वेक्टर आर। मतलब यहां भी रिजल्टेंट का वही बात आने वाला, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, कुछ और नहीं आने वाला। आप बोलेंगे तो सर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या सेम फॉर्मूला आएगा जो ट्रायंगल का, बिल्कुल, टू वेक्टर के एडिशन का सेम फॉर्मूला होता है। हाँ, उसको एक्सप्रेस करने का प्रोसेस अलग है, ट्रायंगल और एक है लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, बट इसका भी आंसर वही आने वाला, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन का एंगल टेन अल्फा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और स्पेशल केसेस भी सेम है ना। बट यहाँ क्या बता रहे हैं कि इस कॉमन पॉइंट से ड्रॉ एक इधर गया एक इधर गया, तो ये जो रिजल्टेंट है ये डायगोनल मस्ट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का जो ये जो डायगोनल है, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा। आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो क्या बोले ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस, देखो सामने दिख रहा है ऐसे, अगर एक वेक्टर इधर जाए, हेड के बाद टेल शुरू हो, ए और बी हो, तो आप इसके रिजल्टेंट को बोल देंगे ये सर ट्रायंगल लॉ का बात हो रहा, ठीक है ना। और अगर ऐसा कोई बोल दे आपको कि देखो एक एक्स वाई प्लेन है, भाई एक्स वाई प्लेन है, मान लो हम बोलते, ध्यान देना, बोलते एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स ये वाई, अब बोलते एक्स एक्सिस में गए 3 मीटर, इधर गए, फिर इधर से वाई, यही ओ से कोई गया इधर, इधर एक फोर्स लगा रहा 5 न्यूटन का, बोले सर यहाँ एक फोर्स लगा रहा 3 न्यूटन का, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बोलेंगे इसका रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा, तो स्क्वायर जैसा बनेगा, तो स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर रेक्टेंगल सब में लॉज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज होगा। फिर यहाँ ट्रायंगल लॉ नहीं बोल सकते, फिर आप बोलोगे इन दोनों के बीच का एंगल 90 है और इसको मिला दोगे, तो इस तरह से यहाँ लॉज ऑफ पैरेललोग्राम लग जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे, समझ में आ रहा, तो कहीं स्क्वायर का केस हो, ट्रायंगल का केस हो, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा बात, क्योंकि अगर ओ से कॉमन पॉइंट में ये ड्रॉ किया गया, ठीक है, ये तो अभी थ्योरी के साथ नहीं है, प्रॉब्लम करने वाले हैं, बट अभी जो बता रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। अभी आपको हम हिंट्स देते हैं, वो सब खुद अपने से कर लेंगे, कि पूरा डिराइव अपने से कर लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ आप किए तो डायरेक्ट हो जाएगा कि कैसे आया, ठीक है। समझ में आ रहा पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट, नोट किया जाए, इसको लिखिए। देखो अब क्या बात करते, ध्यान देना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे बाबू, बताना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड, अगर यहां मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो क्या बात करेंगे, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर बाय यूजिंग लॉज ऑफ पैरेललोग्राम।
अब इसका पूरा थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है, यहां ध्यान दो, खुद हो जाएगा। देखो कैसे, अब मान लीजिए ये एक वेक्टर ऐसे है, एक ये दूसरा वेक्टर है, ये अच्छा फिर तो ट्रायंगल हम बना दिए, फिर तो हम ट्रायंगल बना दिए ना, ये नहीं होना चाहिए। बोले ये एक वेक्टर ऐसे सर, ये दूसरा वेक्टर ऐसे, जे इसका रिजल्टेंट आर है, ठीक है कोई बात नहीं, ये रिजल्टेंट आर इसका, और ये पैरेललोग्राम का बन गया लॉ। देखो ऐसे, अब हम क्या करते हैं ना, इस लाइन को ये थोड़ा अच्छा से मिला देते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं। चलो ओ ए, इसका नाम बी सी, चलो यहां डी ऐसे दे दो। अभी यहां जो एंगल बना है थीटा, और यहां थीटा एंगल बन गया, ये डायरेक्शन का एंगल अल्फा बन गया। चूंकि एक ही लाइन है, जैसे ये वर्टिकल है वैसे ये वर्टिकल है। आप बोलोगे सर यहाँ यहाँ एंगल सेम कैसे बना, अरे एक स्ट्रेट लाइन पर कोई ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ऐसे बोलते जाते, सेम एंगल से करते। अगर यहाँ 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30, सेम एंगल बन गया। तो वैसे हम लोग मान लो थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना दे, चलो और अच्छा से बना देते। एक काम कर लो, एक पहले पैरेललोग्राम अच्छे से बना लो तुम, ठीक है, हालांकि ऐसे बनाना अलाउ नहीं है, ठीक है, ओ ए बी सी, अब ये उसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अब आपने इसको बढ़ा दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ये परपेंडिकुलर बी सी, चलो ये थीटा एंगल बन गया, जो यहां एंगल थीटा बना था, ये रिजल्टेंट का एंगल यहां अल्फा बन गया। अब आप बताओ, क्या ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी, ये ए तो सामने में ए हो गया, ये बी है तो इसके आमने सामने का साइड बराबर हुआ। अब आप बताओ कि अगर ओ बी सी को आप ध्यान से देखो, इसको ढक दो, तो क्या ये ओ बी सी लॉज ऑफ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और फिर आप अगर यहां से करना चाहो साइन कॉस पूरा ले लो, ओ ए ओ बी साइन थीटा कॉस थीटा ले लो, यहां से जितना लेना है, और लेने के बाद फाइंड करो तो आर का वैल्यू क्या निकलने वाला है। मतलब फिर से डिराइव करने का जरूरत नहीं, आपसे एग्जाम में किसी ने बोल दिया डिराइव करो तो कर देना, इसके बाद पूरा ट्रायंगल लो ही छाप दो, हो गया आंसर में। आएगा कि नहीं आएगा? चलो नेम भी देखो, हम सेम ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, ओ ए ओ बी, क्लियर है ना? तो बोलो क्या मिलने वाला फॉर्मूला, तो यहां से बाबू मिलने वाला आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो डायरेक्शन का एंगल है टेन अल्फा, वो वही मिलने वाला बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस, ये बात ही आने वाला। तो आइदर लॉज ऑफ ट्रायंगल का यूज करो या आप लॉज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करो, इन दोनों से आपको सेम फॉर्मूला मिलने वाला है। अब एक और कौन सा लॉ था, लॉज ऑफ पॉलीगॉन था ना, हाँ वहां से बात करते, नोट करो इसको तो पहले, फिर बात कर रहे हैं। लिखिए, लिखो लॉज ऑफ पॉलीगॉन, लिखो लॉज ऑफ पॉलीगॉन। अब ये क्या देखते हैं, लिखा जाए इसको, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए साथ में लॉज ऑफ पॉलीगॉन का, ठीक है, हाँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या बताता लॉ देखना, if number of vectors are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the both in magnitude and direction by the open side, by the open sides of a polygon
taken in same order, taken in same order, taken in same order, then the closing side, then the closing side must represent, closing side must represent the resultant of vectors. देखो अभी बोले नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द ओपन साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। अगर हम नंबर ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करें और हम करें बोथ मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बाय द ओपन साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का पॉली मतलब मेनी, मतलब पॉलीगॉन का मतलब यहां बहुत सारा साइड्स हो गया। अभी 2-3 साइड का बात नहीं, बहुत सारा साइड होगा। पॉली मतलब मेनी साइड्स, ठीक है। पॉली का मतलब मेनी। तो ये मान लो ऐसा, अभी सपोज करो एक वेक्टर ऐसा ए, दूसरा वेक्टर बी इधर से, तीसरा इधर से ऐसे सी, फिर एक डी, ऐसे करके वेक्टर, नंबर ऑफ वेक्टर सपोज करो। अभी नंबर ऑफ वेक्टर है, एक वेक्टर ये थोड़ा डी ऐसे चला गया, मान लो डी ऐसे ई ऐसे हो गया, ये ए था ऐसे, ये नंबर ऑफ साइड्स है। और ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब एक का हेड के बाद टेल होगा, तो क्या करेंगे ना, सबको ऐड कर देंगे। देखो कैसे, जो वेक्टर ए, अब इसका हेड को वेक्टर बी के टेल से ऐड जोड़ दो, इसको वेक्टर सी के टेल से जोड़ दो, इस हेड को वेक्टर डी का हेड से कर दो ऐसे वेक्टर डी। मान लो यहां वेक्टर डी ऐसे था, सपोज करो ये वेक्टर डी इस तरीके से था डी, और ये वेक्टर ई। अब आपने फिर ये वेक्टर ई को कनेक्ट कर दिया, अब ये ओपन रह गया, ये तो ओपन रह गया यहां पर। तो बहुत सारा वेक्टर दिया हुआ था, ओपन साइड्स ऑफ एन पॉलीगॉन। तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, ऐसा ऐड करते गए, ऐसा हेड टेल हम लोग ऐड करते गए, ठीक है ना, ऐड कर लिए। अब जो लास्ट का बच गया ओपन साइड बचा, उसको उल्टा इधर से ये करेंगे और हेड से हेड मिलाएंगे तो रिजल्टेंट होगा ऐसे, ये रिजल्टेंट होगा। अगर नाम दे दे ओ ए बी सी डी ऐसा और ई ऐसे बोल दे, तो जो आर है ना वो रिजल्टेंट बताएगा, और आर इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई प्लस प्लस डी प्लस ई सबका सम। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ये सबको सम क्यों कर दिया? देखो सबसे पहली बात ना, बहुत सारा, अच्छा ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही साइड बनाएगा, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा वेक्टर है, तो फिर ये इनिशियल से फाइनल ऐड करना होगा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते। चलो यहां पर हम लोग एक अच्छा डायग्राम बनाए। अब बोलेंगे सर आर इज इक्वल टू सबका सम कैसे होगा? देखो कैसे, मान लो ये ओ ए बी, अब इस लाइन को अगर मिला देते हैं, बताओ यहां से इस लाइन को मिला दिए, ये एक ट्रायंगल लॉ बन गया। अब आप बताओ ये ट्रायंगल लॉ बना, यहां जाने के बाद ये ट्रायंगल लॉ बना, तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी। फिर ओ और सी को मिला दो, फिर से ए बी और सी, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप ओ से डी को मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और उसके साथ ये डी। तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया, ये वाला बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर आपका फाइनली ई, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, पहले दो का निकालना होगा, फिर उसके साथ थर्ड वाले को निकालना होगा, फिर फोर्थ वाले को निकालना होगा। अरे बात समझ में? यानी कि ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि सर हम लोग जो आज पढ़े लॉज ऑफ ट्रायंगल, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, लॉज ऑफ पॉलीगॉन, उससे
टू वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला मिला, r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और रिजल्टेंट का एंगल मिला tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। कुछ हमने स्पेशल केस किए और टू वेक्टर्स को ऐड करने का प्रोसेस मिला, दो तरीका मिला। हाँ, लॉज ऑफ पॉलीगॉन से नंबर ऑफ वेक्टर ऐड होगा, बट मैग्नीट्यूड जब फाइंड करना हो तो किसी दो का करेंगे, फिर उसके आंसर को तीसरे के साथ, आंसर को चौथे के साथ, इस तरह से हम लोग करके फाइंड करेंगे। सारी बात समझे। लेकिन मेनली हम लोग का जो 11 क्लास का लेवल है ना, उसमें सारा क्वेश्चन वो आपको टू वेक्टर्स का ऐड करने से ही रिलेटेड होगा। तो आने वाला जो क्लास है वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स का क्लास होगा, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ जेई का भी क्वेश्चन करेंगे, रिलेटेड करेंगे वेक्टर एडिशन से, और एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है ना, पहले एडिशन का बात करना होगा। समझ में आ रहा? कुछ डाउट है? हाँ हाँ, अब वो एक किसी प्रॉब्लम आएगा तो पता चलेगा। मान लो इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच का कुछ एंगल होगा, तो r इज इक्वल टू वहां से फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट, फिर वो रिजल्टेंट यहाँ चलाया, फिर इसके साथ कुछ एंगल बनेगा यहाँ, फिर फाइंड करेंगे रूट अंडर करके, मतलब ये होगा एक और ये दो मिल गया, फिर फाइंड करेंगे, ऐसा करके दो के बीच में फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, हाँ तो फिर करना पड़ेगा, बट पहले दो का ही करना होगा। हाँ, मतलब एक साथ पांचों रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको दो को पहले फाइंड करना होगा, उसके रिजल्टेंट को थर्ड वाले के साथ, उसके रिजल्टेंट को फोर्थ वाले के साथ, उसके फिफ्थ वाले के साथ, ऐसे करना है। ठीक है, देखो ये जो लॉज ऑफ पॉलीगॉन है ना, सुन लो, इससे जो क्वेश्चन है ना जनरली इससे वेक्टर फॉर्म में ही आता है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में कम आता है। वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर के फॉर्म में ही प्रॉब्लम मिलेगा, वेक्टर के मेथड में ही मिलने वाला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कहां से मिलेगा? टू वेक्टर के एडिशन से, बाकी इसका वेक्टर फॉर्म में ही ज्यादा प्रॉब्लम मिलने वाला है। ऐसे हम देखते हैं, अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म का प्रॉब्लम होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट करिए इसको।